गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज की डेट है 14 नवंबर 2025। बाल दिवस भी है आज। बधाई हो सबको। और ये द हिंदू का फ्रंट पेज है। द हिंदू के फ्रंट पेज पे कोई खास न्यूज़, बड़ी न्यूज़ तो नहीं है। जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसी के रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में ही बताया गया है। ठीक है। और यही है, आज बिहार में जो वोटिंग हुई थी उसकी आज वोट काउंटिंग होने वाली है। तो अभी जो एनडीए, जो बीजेपी लेड एनडीए है, उसको क्लियर मेजोरिटी मिली है। ये करंट न्यूज़ है। ठीक है। और इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में पहला टेस्ट आज से शुरू होने वाला है। तो यही न्यूज़ है, ज़्यादा कोई बड़ी न्यूज़ फ्रंट पेज तो दिखाई नहीं दे रही जो यूपीएससी से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट हो। अपना क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू दी पीलीभीत टाइगर रिजर्व कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पीलीभीत टाइगर रिजर्व न्यूज़ में इसलिए है कि वहाँ पे एक टाइगर ने किसान पे हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि इट इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश अलोंग द इंडिया नेपाल बॉर्डर। पहला कहता है कि ये भारत और नेपाल की बॉर्डर के पास में है और ये नेपाल में स्थित है, सॉरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि द रिवर गोमती ऑरिजिनेट्स फ्रॉम दिस रिजर्व। ये गोमती रिवर है वो इसी अभ्यारण्य से निकलती है। थर्ड कहता है कि इट फॉर्म पार्ट ऑफ द तराई आर्क लैंडस्केप इन द अपर गंगेटिक प्लेन। ये ऊपरी गंगा के मैदान से तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। तो ये तीनों ही राइट है, बिल्कुल तीनों ही राइट है। और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये शाहजहांपुर। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, इसमें गोमती रिवर वहीं से निकलती है। और ये बिल्कुल ही तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है जो अपर गंगेटिक प्लेन का हिस्सा है। ठीक है। ये देखो, ये इसका मैप है। ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये नेपाल है इधर। और ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट पूरा दिया हुआ है। और ये शाहजहांपुर एवं पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। ठीक है। और ये इंडिया नेपाल बॉर्डर के जो हिमालय का फुटफॉल है वहाँ से ये लाई करता है, वहाँ पे लाई करता है। ठीक है, ये फैक्ट ध्यान रखना। और यहाँ से गोमती रिवर इसी अभ्यारण्य से निकलती है। और बहुत सारी नदियाँ और भी है जो यहाँ से पानी प्राप्त करती है, यानी कि उनका कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया वो होता है जहाँ से नदियों में पानी आता है। तो शारदा नदी है, चुका नदी है, माला खन्नोत नदी वगैरह ऐसे है। और वहाँ पे एक शारदा सागर डैम भी है इसकी बाउंड्री पे, तो उसके बारे में भी ध्यान रखना। यहाँ का जो क्लाइमेट है ना वो ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट है। तो ध्यान रखना, ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट के साथ साथ ये ड्राई टीक फॉरेस्ट भी है यहाँ पे फेमस, और विंध्यन माउंटेन सॉइल भी यहाँ पे फेमस है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। ये हैबिटेट किस किस का है? तो टाइगर का है, टाइगर रिजर्व है बिल्कुल ही। स्वैम्प डियर है, बंगाली फ्लोरिकन है, हॉग डियर है, लियोपार्ड है, इनका है। पक्षियों में देखें तो स्वैम्प फ्रैंकोलिन, ग्रेट हॉर्नबिल, बंगाल फ्लोरिकन, लेसर फ्लोरिकन, ब्लैक फ्रैंकोलिन, ये सब वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। एशियन ओपन बिल्स है। यही इंफॉर्मेशन ने हिंदी में दे रखी है पूरी की पूरी, आप देख सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरोराज। अरोराज आर यूजुअली कन्फाइंड टू पोलर रीजन बिकॉज। आपको भी पता है अरोरा मैक्सिमम उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव की साइड में दिखता है, और लोग इसको एज ए टूरिस्ट स्पॉट की तरह ही ट्रीट करते हैं और वहाँ पे घूमने जाते हैं, इसको देखने जाते हैं। और सर्दियों में ये ज़्यादा दिखाई देता है। तो लोग अभी विजिट करना शुरू करेंगे क्योंकि वहाँ पे रात में ये अच्छे से दिखता है। ठीक है, ग्रीन है, ब्लू है, ऐसी रोशनी दिखती है। तो इसलिए न्यूज़ में अभी इसलिए न्यूज़ में है कि ऐसा ही स्थिति जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह के है वहाँ दिखाई दे रहा है। इसलिए ये न्यूज़ में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड फनल्स चार्ज्ड पार्टिकल टूवर्ड्स द पोल। बी कहता है कि द पोल्स रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सनलाइट, सनलाइट ज़्यादा मिलती है वहाँ पे। एटमॉस्फेरिक डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द पोल्स, वायुमंडल की जो सघनता है वो यहाँ पे ज़्यादा है। ओजोन कंसंट्रेशन लोएस्ट एट द पॉइंट, ओजोन की जो क्या बोलते हैं, ओजोन की सांद्रता है वो यहाँ पे सबसे कम है, इसलिए ये दिखाई देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। तो सब इन चार ऑप्शन में तो ये आप आराम से क्लिक कर सकते हो, क्योंकि ये जो फिनोमेना है ना ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। एक्चुअली में होता क्या है, ये सूर्य है, सन है, सन से जो रेज निकलती है ना, सोलर विंड निकलती है। ठीक है, सोलर विंड निकलती है, उसमें क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और मैग्नेटिक फील्ड के साथ रहते हैं। तो ये यहाँ पे आता है। और
देखो यहाँ पे पृथ्वी का एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है इन सोलर विंड से पृथ्वी को। ठीक है, पृथ्वी की रक्षा करता है एक तरह से, कि आने वाली किरणें जो सोलर विंड आती है इनसे टकरा के चली जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा नुकसान नहीं करती, लेकिन अगर ये अंदर एंटर कर जाए तो बहुत नुकसान कर सकती है। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, इससे रक्षा करता है। और यहाँ पे जो स्थित है ना, यहाँ पे जो स्थित है ना, वो क्या करते हैं कि इसको अट्रैक्ट करते हैं। आपको भी पता है, ये जो रेखा है ना, यहाँ आके मिलती है पृथ्वी के नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। तो यहाँ पे ज़्यादा नियर होता है और यहाँ पे ये विजिट करती है, इसको अट्रैक्ट करती है, और यहाँ पे जो सोलर विंड है यहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है, इसलिए ही यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे ये अरोरा दिखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत नीचे है यहाँ पे। यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा है वो आके मिलती है, तो यहाँ आके ये टकराते हैं किससे, यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन जैसी गैसें रहती है, वहाँ से ये उससे टकराते हैं। तो जब टकराहट होती है ना इसके साथ साथ में, O2 और N2 के साथ में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में, तब लाइट उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के साथ में होगा तो ग्रीन टाइप का दिखेगा। ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ में होगा तो ब्लू है, पर्पल टाइप का लाइट दिखेगा। तो ग्रीन ब्लू पर्पल लाइट तो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ यहाँ पे नहीं होता, कभी कभी अगर सोलर विंड बहुत हैवी है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस सन पे ज़्यादा ही एक्टिविटी हो रही है, तो ये फिर यहाँ से भी टकरा के यहाँ पे भी अरोरा उत्पन्न हो सकता है। मतलब मध्य अक्षांशों पे, मिड एल्टीट्यूड पे भी ये हो सकता है। कब होता है, जब यहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा हो तब ये घटित होता है। ठीक है, और एक और कंसेप्ट है इसमें कि कोरल मास इंजेक्शन तो आप जानते ही हो, पृथ्वी से जो निकलता है सोलर फ्लेयर वगैरह, वही है। और एक और है कैनिबल सोलर स्ट्रॉम। ठीक है, कैनिबल सोलर स्ट्रॉम कब आता है, जब स्ट्रॉम मतलब ज़्यादा मात्रा में जब सोलर विंड आ जाए तो वो स्ट्रॉम रहता है। और जब एक सोलर स्ट्रॉम ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है पृथ्वी के आसपास, और एक और आ जाए, तो दो मिलके बहुत बड़ा विस्फोट होता है। और यही घटित हुआ है अभी ऑस्ट्रेलिया के आसपास, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ये जब दो मिलते हैं ना, सोलर स्ट्रॉम दो मिलते हैं, तब कैनिबल सोलर स्ट्रॉम बनता है। तो इसलिए ये न्यूज़ में भी था, और इसके बारे में थोड़ा ध्यान भी रखना। और ये जब कैनिबल सोलर स्ट्रॉम होता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉम होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है। और ये अपना जीपीएस सिस्टम है उसको प्रभावित कर सकता है। और पावर सिस्टम जो विद्युत सप्लाई वगैरह होती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, उसको भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, इस बारे में एप्लीकेशन के बारे में या फिर इसके जो नुकसान होते हैं उसके बारे में यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये हिंदी में दे रखा है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट है अपना कि अराइज प्रोग्राम, ARISE अराइज प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज हैज बीन लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया अराइज प्रोग्राम, UNFCCC, ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF, या क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड CIF, या ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी GEF द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बताना है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, देखते हैं। ये अभी अराइज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा लॉन्च किया गया है। एक्चुअली में ये लॉन्च क्यों किया गया है कि जो डेवलपिंग कंट्री है ना, जो विकासशील कंट्री है, तो उनको क्या है कि जो क्लाइमेट शॉक्स, यानी कि जो चरम घटनाएं होती है क्लाइमेट शॉक बना बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, तो उसको एज ए नुकसान नहीं, एज ए अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना, उसके लिए फाइनेंस इकट्ठा करना, और एक सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ पे सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, ओके। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है, जो 2008 में गठित किया गया था। मल्टीलेटरल क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म हाउस विद इन द वर्ल्ड बैंक के अंदर ये काम करता है। एम इसका क्या है, वो ये जो मैंने बताया है कि जो आर्थिक प्लानिंग होती है, देशों की जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, या फिर फाइनेंस को मोबिलाइज करना है इसके लिए कि सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, उसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या है, तो ये मल्टीलेटरल क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड कंसेशनल फंडिंग टू डेवलपिंग कंट्री, ध्यान रखना, टू सपोर्ट लो कार्बन इमिशन, क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट। जो क्लाइमेट रिजिलियंट होता है वो उसके है कि क्लाइमेट में कैसी भी एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए उसको झेल जाए। ठीक है ना,
तो इसलिए होता है, ये 2008 में इसको स्थापित किया था, कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव अंडर द वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर इसको इसको स्थापित किया गया था। अब जो मैनेज करता है, वर्ल्ड बैंक मैनेज करने के साथ साथ इसको 6 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, एमडीबी वो है, इंक्लूडिंग आईएफसी है, एडीबी है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, जो ईबीआरडी है यूरोपियन यूनियन का, वो सब मिलके इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, हिंदी में दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, सऊदी अरेबिया या फिर यमन। हाउ मेनी ऑफ अबव शेयर लैंड बॉर्डर विथ ओमान। ओमान के साथ कितने देश है वो स्थल सीमा साझा करते हैं। ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री एंड नन। तो ओमान के साथ कितने देश सीमा साझा करते हैं? एक्चुअली यूनेस्को के भी समरकंद उज्बेकिस्तान में एक शहर है, उसमें बैठक आयोजित की थी। तो इसको, ओमान को, एमएबी प्रोग्राम है ना, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, तो इस प्रोग्राम का परिषद का सदस्य बनाया गया ओमान को, इसलिए ये न्यूज़ में, ओमान हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल फॉर 2025 टू 2029 तक। ठीक है, ड्यूरिंग 43rd यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस इन समरकंद में। ठीक है, ओमान इज मोनार्की है, ध्यान रखना, ये क्या है? मोनार्की है। और ये यहाँ पे स्थित है, देखिए, ये सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे भारत है, और ये ओमान है। ये यमन यमन से सीमा साझा करता है, सऊदी अरेबिया से करता है, और यहाँ पे यूएई से भी करता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी है? ओमान की खाड़ी है, तो ध्यान रखना, ये गल्फ ऑफ ओमान है यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा अरेबियन सी यानी कि अरब सागर है। यहाँ पे एक दुक्कम पोर्ट है, जो इंडिया के, इंडिया को लीज पे मतलब दिया हुआ है कि आप यहाँ पे एक सैन्य बेस बना सकते हैं। ये मस्कट इसकी राजधानी है, तो ये बहुत फेमस है। ठीक है, तो ओमान इसलिए फेमस है, और इंडिया और ओमान के रिलेशन बहुत शानदार है। और एक टाइम पे था कि वहाँ पे करेंसी भी इंडिया की चलती थी। ठीक है, ओके। और ये अल हजार माउंटेन है, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो ध्यान रखना, ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक ध्यान रखना ओमान के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी, पीपीवी एंड एफआरए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज ए स्टेचुरी बॉडी, जो पादप किस्मों और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन है। स्टेचुरी बॉडी यानी वैधानिक निकाय है। इट प्लेज अ pivotal pivotal role in safeguarding farmers' traditional knowledge and ensuring equitable benefit sharing arising from the use of indigenous varieties। ठीक है, तो यह किसानों के पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा एवं स्वदेशी किस्मों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले समान लाभ के बंटवारे को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट मेंटेन्स द नेशनल रजिस्टर फॉर प्लांट वेराइटीज एनआरपीवी टू एंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ वैल्यूबल जर्म प्लांट्स प्लाज्मा रिसोर्सेस। ठीक है, यह मूल्यवान जर्म प्लाज्मा संसाधनों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए पादप किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रख रखाव करता। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट राइट? ओनली वन, ओनली टू एंड ऑल थ्री एंड नन ऑफ दिस। अभी न्यूज़ में इसलिए है कि यहाँ पे अवार्ड दिया गया है किसानों को कृषि मंत्री के द्वारा, जिन्होंने अच्छा काम किया है। किसमें? सेवियर अवार्ड दिया गया है, जीनोम सेवियर अवार्ड दिया गया, जिन्होंने अच्छा काम किया है। जो पारंपरिक बीज वगैरह है ना, उनके संरक्षण में, उनको आगे बढ़ाने में अच्छा काम किया, उनको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने दिया है अवार्ड, इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, ये किस एक्ट के तहत स्टेबलाइज किया था, इसको स्थापित किया था, किसके तहत किया था? द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट 2001, यानी कि किसी एक्ट के द्वारा है। तो ये कौन सी बॉडी होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल या सॉरी वैधानिक बॉडी होगी ये। ठीक है, ध्यान रखना, ये स्टेचुरी बॉडी होगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर काम करती है। और ये ग्रांट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू प्लांट ब्रीडर फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट वैरायटी। अगर कोई न्यू प्लांट वैरायटी है, वो पहली बार बनाता है, तो उसकी जो आईपीआर है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उसको इंश्योर करता है, सुरक्षित करता है। ठीक है, और जो रिकॉग्नाइज करता है, रिवार्ड करता है, किसको?
जो ट्रेडिशनल वैरायटी को कंजर्व करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उनको क्या करता है ये रिकॉग्नाइज भी करता है और अवार्ड भी देता है। जैसे ये अभी हुआ है, अवार्ड दिया गया है, ठीक है। प्रोटेक्ट फार्मर राइट टू सेव, यूज, शो, रीशो, एक्सचेंज, शेयर, सेल फार्म सेव्ड सीड्स ऑफ रजिस्टर्ड वैरायटी। जो लोग, जो फार्मर है, जो फार्मर जो बीजों का उपयोग करते हैं, बचाते हैं, उपयोग करते हैं, फिर से बोते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं, लोगों को बांटते हैं, शेयर करते हैं साल में या फिर बेचते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है ये, ठीक है। और प्रमोट रिसर्च, इनोवेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। मेंटेन द नेशनल रजिस्टर फॉर प्लांट वेराइटीज एंड डॉक्यूमेंट वैल्यूबल जम प्लाज्मा रिसोर्सेज, ठीक है। Safeguarding traditional knowledge and ensure equitable benefit sharing from the use of indigenous variety। सबको बराबर जो indigenous variety है, सबको बराबर लाभ मिले, उसको इंश्योर करती है, ठीक है। तो ये हिंदी में दे रखा है, आप अच्छे से देख सकते हो इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड अभी न्यूज़ में आपको भी पता है, सोने का भाव बहुत बढ़ रहा है, गोल्ड का भाव, और फ्लैक्चुएट भी बहुत होता है, अचानक बहुत बढ़ गया, अचानक बहुत गिर गया। तो इसका रीज़न क्या है? डिजिटल गोल्ड भी एक रीज़न है, ठीक है। The price of digital gold is linked to that of physical gold. It is created using blockchain technology. It can never be converted into physical gold by the investor. How many of the above statement are correct? Only one, only two, and all three, या फिर none of these। ठीक है, डिजिटल गोल्ड के बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं कि कीमत भौतिक सोने से जुड़ी हुई होती है, इसे ब्लॉकचेन तकनीक के द्वारा उपयोग किया जाता है, उपयोग करके बनाया जाता है। निवेशक इसे कभी कभी भौतिक सोने में नहीं बदल सकते। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? एक्चुअली में ये न्यूज़ में इसीलिए था कि सेबी ने बोला है कि ये जो डिजिटल गोल्ड है, इसकी जो लेन देन हो रही है ना, ये हमारे अंडर में नहीं है, हम इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं या फिर हम इसे रेगुलेट नहीं कर रहे, तो बहुत रिस्की है। तो सावधान हो जाना, अपने रिस्क पे खेलना है, आपको खेलना है। तो इसलिए सेबी ने एक गाइडलाइन रिलीज़ की है, इसलिए ये न्यूज़ में है। डिजिटल गोल्ड बिल्कुल ही सही बात है। ये ब्लॉकचेन से जुड़ी हुई, जैसे बिटकॉइन, वैसे कैसे है, जैसे इसकी यूनिट भी बिटकॉइन के जैसे ही ब्लॉकचेन से जुड़ी हुई रहती है। आप इसे परचेस कर सकते हो, भौतिक रूप से सोना खरीदने की जरूरत नहीं है आपको, एक्चुअली में सोना खरीदने की जरूरत नहीं है। 1 लाख रुपए भाव है तो 1 तोला आप सोना खरीद सकते हो ऑनलाइन ही, ठीक है, और छोटे मात्रा में भी खरीद सकते हो। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। वैल्यू मूव्स, जैसे जैसे फिजिकल गोल्ड की वैल्यू ऊपर नीचे होती है, 1,20,000 अगर सोने का भाव होगा, तो इसका भी जो डिजिटल गोल्ड होगा, इसका भी भाव यही रहेगा, ठीक है, उस हिसाब से काम करता है। और ये बेनिफिट तो है ही है, ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इसको स्टोर करने की प्रॉब्लम नहीं। ऑनलाइन आपने खरीद लिया, ऑनलाइन ही आप बेच रहे हो, ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इस डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रॉब्लम नहीं, सुरक्षित रखने की प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा मतलब इसके बेनिफिट है। और जब चाहे आप कोइंस में, सिक्के है, बार है, या फिर ज्वेलरी में आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट था वो गलत था, ये बिल्कुल ही करवा सकते हैं निवेशक इसे। इट कैन नेवर बी, नहीं, बिल्कुल ही करवा सकते हैं इसको, फिजिकल गोल्ड में आप कन्वर्ट करवा सकते हो, क्योंकि ये लिंक है। मतलब जिसका सोने का भाव है उतना ही इसका डिजिटल गोल्ड का भाव है, तो ये आप कर सकते हो कन्वर्ट। इसकी रेगुलेटरी नहीं करता है, ये ऑपरेट्स आउटसाइड से भी रेगुलेटरी प्रीव्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर। द स्कीम विल प्रोवाइड 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज टू लैंडिंग इंस्टीट्यूट। ध्यान रखना, लैंडिंग इंस्टीट्यूट है जो लोन देते हैं वो। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, DFS। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबो इज राइट? ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, एंड या फिर न तो एक है न ही दो है। निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना CGSC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करती है। योजना वित्तीय सेवा विभाग DFS द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। ओनली वन, ओनली टू, दोनों या फिर एक भी नहीं। बिल्कुल, कैबिनेट ने भी अप्रूव किया 20,000 करोड़ का
कोलेटरल फ्री क्रेडिट सपोर्ट, जो जो संस्थाएं या फिर जो बिजनेस एंटिटीज एक्सपोर्ट करती है, इंडिया के बाहर निर्यात करती है, उनको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। ठीक है, इज डिजाइन टू प्रोवाइड फुल गारंटी सपोर्ट, फुल यानी कि 100%। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, ये 100% सपोर्ट करती है। ठीक है, एंड एडिशनल वर्किंग कैपिटल एंड कोलेटरल लोन फ्री, जो आपको एक लिमिट दे रखी होती है उसके एक्स्ट्रा आप इससे बोरो कर सकते हो। एम टू प्रोवाइड एडिशनल क्रेडिट सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्ट करते हैं, कैन डाइवर्सिफाई इनटू न्यू मार्केट्स एंड इम्प्रूव ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, निर्यातकों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाती है। द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस डीएफएस के द्वारा ये इंप्लीमेंट की जाती है। सही बात है, बिल्कुल ही ठीक है। अंडर किसके? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, NCGTCL द्वारा। इसके बारे में आप देख रहे थे इस स्कीम के बारे में। ये स्कीम मार्च 2026 तक चल रही है और ये इट प्रोवाइड एडिशनल वर्किंग कैपिटल एंड कोलेटरल फ्री टर्म लोन अप टू, इसने आपको जो लिमिट दे रखी है ना ऑलरेडी, उसकी 20% आपको और एक्स्ट्रा मिल सकती है। जैसे आपको 1 करोड़ की लिमिट दे रखी है तो उसमें 20% और एक्स्ट्रा ये मिल सकती है। ठीक है, एमएसएमई और नॉन एमएसएमई दोनों को मिल सकता है ये। ठीक है, एक्सपोर्टर है। ठीक, और ये आत्मनिर्भर भारत का एक कंपोनेंट है, मतलब इसको हासिल करने के लिए अपन कर रहे हैं ये काम, और ये जो लिमिट दी जा रही है, और 1 ट्रिलियन जो एक्सपोर्ट का टारगेट है कि हम लोग कितना करें, एक्सपोर्ट कितना करें, 1 ट्रिलियन का टारगेट अचीव करने के लिए ये योजना लाई गई है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वाइल डायरेक्टिंग झारखंड टू नोटिफाई द सारंदा एरिया एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51AG, आर्टिकल 371, आर्टिकल 21। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड बिलो। एक्चुअली में अभी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है झारखंड सरकार को कि आप सारंडा क्षेत्र है ना, उसको वन्यजीव अभ्यारण्य डिक्लेयर कीजिए। वहाँ पे बहुत सारी माइनिंग वाइनिंग हो रही है, तो वन्यजीव प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने निर्देश दिया है कि इसको कीजिए। तो भाई, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर देगा तो इसका आधार तो कुछ होना चाहिए ना, वो ऐसे ही तो पब्लिकली फेमस होने के लिए तो नहीं दे सकता ना ऑर्डर। तो उन्होंने संविधान के इन आर्टिकल का यूज़ किया, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51AG और आर्टिकल 21। ठीक है, इसका यूज़ करके दिया है, देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड, झारखंड सरकार को डायरेक्शन दिया कि सारंदा फॉरेस्ट को, ये हमने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया, लेकिन आज था आर्टिकल में तो मैंने इसको इंक्लूड किया और थोड़ा चेंज करके किया। ये 41A क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वनों और वन्य जीवों का सुरक्षा करना। डीपीएसपी में ये 48A बाद में ऐड किया गया है। तो ये ऐड किया गया था किसको? वनों और जो वन्य जीव है उनका संरक्षण के लिए। तो 48A है बिल्कुल ही। आर्टिकल 51AG जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। ठीक है, सिटीजन का वो भी है। सारंदा फॉरेस्ट कहाँ पे है? ये एशिया का सबसे बड़ा है साल फॉरेस्ट है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। ठीक है, सारंदा का मतलब होता है कि 700 पहाड़ियाँ, 700 हिल्स। फोना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फोना कौन सा? लिजार्ड, फ्लाइंग लिजार्ड। फ्लाइंग लिजार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एलिफेंट का यहाँ पे कॉरिडोर भी स्थित है। फ्लोरा है, साल है, कुसुम है, मशरूम है, महुआ है, ये पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो जनजाति पॉपुलेशन है वो हो, मुंडा, उरान, ये सब पाई जाती है। जनजातियों के नाम भी पूछे जाते हैं और क्षेत्र भी पूछा जा सकता है आपसे मिलान करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, द इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट IMAT रिसेंटली न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच मिशन? तो चंद्रयान 4 मिशन के तहत है, आदित्य L1 मिशन के है, या फिर गगनयान मिशन के अंतर्गत है, या फिर निशार जो USA की जो नासा है और इंडिया की इसरो से मिलके जो मिशन चल रहा है निसार, उससे है। हाल ही में खबरों में रहा इंटीग्रेटेड मैन पैरासूट एयर ड्रॉप टेस्ट IMAT किस मिशन से संबंधित है? एक्चुअली में जब क्रू मॉड्यूल, मतलब जब गगनयान मिशन 2027 में जब हम 3 मेंबर को
पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने वाले 400 किलोमीटर ऊपर। तो क्या है, वो 3 दिन रुकने वाले हैं। उसके बाद जब वो रिटर्न आएंगे ना क्रू मॉड्यूल, तब वहाँ की स्पीड को कम करना है। तो जब मॉड्यूल रिटर्न आएगा ना, तो रिटर्न आएगा तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, तो इसकी स्पीड को कम करने के लिए यहाँ पे 4 पैराशूट या 3 पैराशूट खुलते हैं, तो स्पीड को कम करते हैं। बाई चांस अगर 4 पैराशूट में से एक खराब भी हो गया, कि एक नहीं फैल रहा है, तो वो 3 पैराशूट भी उसकी स्पीड को कम कर देंगे, और इसको समुद्र में गिरते टाइम इसकी स्पीड कम हो। ये टेस्ट किया गया और सक्सेसफुल रहा है ये टेस्ट, इसलिए ये न्यूज़ में है। ये देखो, पैराशूट 3 पैराशूट के तहत इसको समुद्र में गिराया गया है इस वेट को, इसलिए ये न्यूज़ में है, ध्यान रखना। ये टेस्ट गगनयान से रिलेटेड है। इसमें एयरफोर्स का एक हवाई जहाज यूज़ किया था, IL-76 एयरक्राफ्ट यूज़ किया गया है। ठीक है, गगनयान मिशन के बारे में आपको पता है, ये बहुत पहले ही अनाउंस किया गया था, और इसका था कि लो अर्थ ऑर्बिट है पृथ्वी की 400 किलोमीटर के आसपास, 3 लोगों को भेजना है और 3 दिन के लिए वहाँ पे रहना है। और ये भारत की तरफ से पहला मैन मिशन होगा स्पेस में, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर 2027 में सक्सेसफुली हो जाए। बिल्कुल आई होप हो जाएगा। और लॉन्च व्हीकल इसके लिए यूज़ किया जा रहा है गगनयान मिशन के लिए, जो LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जो पहले GSLV मार्क 3 बोलते थे, वही इसमें जो यूज़ किया जाएगा। ठीक है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बाल साहित्य पुरस्कार 2025. The Ministry of Culture is nodal ministry of this award. This award is given in 4 languages recognized by the Sahitya Academy. देखते हैं which of the statement given above is are correct. Only one, two only, both one and two, neither one or not two. बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के बारे में, संस्कृति मंत्रालय इन पुरस्कारों का नोडल मंत्रालय है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 4 भाषाओं में दिया जाता है। 4 भाषाओं में नहीं है, 24 भाषाओं में दिया जाता है, ध्यान रखना। 24 में 22 तो वही है जो शेड्यूल 8 में दी गई है, और दो, एक तो इंग्लिश है, एक राजस्थानी भाषा भी इसमें इंक्लूड की गई है, तो 24 भाषाएं टोटल है। अभी 14 नवंबर यानी आज होने वाला ये जो क्वालिटी चिल्ड्रन लिटरेचर है, जो उनको दिया जाएगा एक्रॉस इंडिया दिया जाएगा। ये कब शुरू हुआ था? 2010 में शुरू किया गया था। 24 लैंग्वेज है, ध्यान रखना। ऑथर मस्ट बी इंडियन होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है? जो लिखने वाला बच्चा है वो इंडियन होना चाहिए। द बुक शुड बी एन ओरिजिनल वर्क, किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए। एज होनी चाहिए 9 से 16 साल के बीच होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट 5 ईयर में पब्लिश हो रखा हो, ये कंडीशन है इसके लिए। साहित्य अकादमी के बारे में जो इसको आयोजित करवा दी, ये ऑटोनोमस बॉडी है, ध्यान रखना। कौन सी बॉडी? स्वायत्त संस्था ही है, ऑटोनोमस बॉडी है। और ये 1954 में इसका गठन किया गया था। ये कंपनी एक्ट के तहत, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ये रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये इसके बारे में दे रखा है। नेक्स्ट है कुछ ऐसी छोटी न्यूज़। 10 तो हमने बड़ी न्यूज़ कर ली, कुछ छोटी न्यूज़ थी जो मुझे बहुत सारी अदर वेबसाइट से मिली थी, तो मैंने कहा एक एक लाइन में इसको भी ऐड करता हूँ। 5-6 न्यूज़ है तो देख लेते हैं। यही है, पहले कल हमने बोत्सवाना की लोकेशन को हमने डिस्कस किया था, तो आज वहाँ पे एक और साइन हुआ मुर्मू जी के बीच में और बोत्सवाना की प्रेसिडेंट दुमा बोको के बीच में हुआ है कि जो भारत का जो प्रोजेक्ट चीता है ना, प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से तो हमने पहले लाए हैं, और अभी क्या है, वहाँ से भी उन्होंने भी 8 चीताज को डोनेट किया है कि आप लेके जाइए। ठीक है, दूसरा है एक ही सुना बेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे अभी नोआपाड़ा में इलेक्शन थे, बाईपोल इलेक्शन थे। बाईपोल इलेक्शन में क्या हुआ, यहाँ पे 70% वोटिंग हुई है, और ये रिकॉर्ड वोटिंग है, इसलिए ये सुना बेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है। ये उड़ीसा में स्थित है, कहाँ पे? नोआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। और ये कैचमेंट एरिया किसका? जोंक नदी। जोंक नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है, तो ध्यान रखना इसका लोकेशन। KL पीस एकॉर्ड, ये न्यूज़ में है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में अभी टेंशन चली रही है। ट्रंप जी ने समझौता करवाया था, लेकिन समझौता सक्सेस नहीं हुआ। पता नहीं ट्रंप जी के क्या हो रहा है, जब भी वो समझौता करवाते कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। जैसे हमास और इजराइल के बीच में समझौता हुआ था, वो भी टूट गया। यूक्रेन और रशिया के बीच में भी टूट गया, और थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में भी कल टूट गया, और कल हल्की सी टेंशन देखने को मिली, इसलिए KL पीस अकॉर्ड न्यूज़ में है। अभी आपको क्या करना है, थाईलैंड और कंबोडिया के बारे में थोड़ी लोकेशन देख लेना है, कौन सी नदियाँ है, बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, ये थोड़ा देख लेना।
नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट। एक्चुअली में जो हमारी जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है, उसने बोला है कि अब नए जितने भी हाईवे की जो रिपोर्ट बनेगी ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी ना, डीपीआर बनेगी, उसमें इसके डाटा को इंक्लूड जरूर किया जाएगा, करना चाहिए, मतलब जरूर करना, मैंडेटरी कर दिया है कि आपको करना ही करना है, ठीक है। अब ये क्या है, डेटा देता है आपको, रियल टाइम डेटा देता है, स्पेस बेस्ड डेटा देता है, जो डिजास्टर है, डिजास्टर की टाइम पे इन अवसंरचनाओं की सुरक्षित कैसे रखना है, रेस्पॉन्स कैसे देना है, मिटिगेशन कैसे करना है, इनका एक्रॉस इंडिया है। ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC द्वारा बनाया जाता है, जो इसरो के अंडर काम करता है, उसके द्वारा ये डेवलप किया जाता है, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर डेवलप की जाती है, ठीक है। और इसको गाइडलाइन भी मिलती है जो NDMA है उससे। अच्छा, न्योमा एयरबेस भी न्यूज़ में है, जो लेह लद्दाख में स्थित है। अब ये ज़्यादा वो है कि न्योमा कहीं नाम आ जाए तो वो लेह लद्दाख से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना, ये न्यूज़ में था, इसलिए मैंने इस लोकेशन को ऐड कर दिया है, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है, साउदर्न बैंक ऑफ पेगोंग सो लेक के आजू बाजू में स्थित है। और ये LOC से कितनी दूर है, 30 किलोमीटर दूर। एक जो सोने की क्या हो रहा है कि गोल्ड स्मगलिंग हो रही है मुंबई के आसपास, तो उसको डाउन करने के लिए DRI है, DRI यानी कि द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, कौन सा है, ऑपरेशन बुलियन ब्लेज, ठीक है। तो ऑपरेशन बुलियन ब्लेज अगर न्यूज़ में आ जाए तो किससे रिलेटेड है, जो गोल्ड स्मगलिंग हो रहा है उसके खिलाफ है, उसको रोकने के लिए DRI की एक पहल है। तो ये हमने छोटी छोटी न्यूज़ भी कवर कर दी है। तो इसके साथ आज का डिस्कशन ख़त्म होता है। शशि गन्ना UPSC क्लासेस, UPSC मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आ रही है प्री के लिए, अभी फ़िलहाल हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। एक CSET बैच स्टार्ट किया है 2026 के लिए। अ, शशि सर 2008 से CSET पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ हम लोग भी 3-4 लोग जुड़े हुए हैं। तो आपको मेंटरिंग प्रोवाइड की जाएगी, आपको डेली के टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे आपकी भले ही आप भले ही मैथ्स में वीक हो या फिर रीजनिंग में वीक हो या फिर आपका RC वीक हो, इस पे सब पे कमांड अच्छे से बनाई जाएगी। तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, कल ही स्टार्ट हुआ है, अभी बेसिक बेसिक चल रहा है, तो आप इसको आके ज्वाइन कर सकते हो। आपको मेंटरशिप फैसिलिटी भी मिलेगी, आपको इसके साथ में टेस्ट भी मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस भी मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।